सभी बालकों और बालिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। आज से ही हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस यानी कि विमीय विश्लेषण। अभी तक इस चैप्टर में आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं था, लेकिन यकीन मानिए एग्जाम चाहे जो भी हो इस टॉपिक से सवाल जरूर पूछे जाएंगे, इस टॉपिक से क्वेश्चंस जरूर आएंगे। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के सफर पर, विमीय विश्लेषण की जर्नी पर। हम जानते हैं कि भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, लेकिन सवाल ये कि भौतिक राशियां क्या है। जिन भी राशियों का मापन यथार्थतापूर्वक किया जा सकता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। जिन भी राशियों का मापन यथार्थतापूर्वक किया जा सकता है उन्हें भौतिक राशियां कहा जाता है। भौतिक राशियों को हमने कुछ इस प्रकार भी परिभाषित किया है। देखिए, भौतिकी क्या है? भौतिकी प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन है। तो जब हम प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, अध्ययन करने के बाद हम कुछ नियम बनाते हैं और उन्हीं नियमों को गणितीय रूप में व्यक्त करने के लिए, जो आपने नियम बनाए हैं उन नियमों को गणितीय रूप में व्यक्त करने के लिए जिन पदों का उपयोग किया जाता है उन पदों को भौतिक राशियां कहते हैं। और अब ये भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं बच्चा? ये भौतिक राशियां होती हैं दो प्रकार की। एक होती है मूल राशियां, मूल भौतिक राशियां। तो मैं लिख रहा हूं, आराम से लिखूंगा, राइटिंग बना बना के, क्योंकि नोट्स भी तो मिलना है ना आपको। यही भौतिक राशियां और मूल राशियां, और एक है व्युत्पन्न राशियां। तो ये एक हो गया मूल राशियां और एक हो गया व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां वे भौतिक राशियां होती हैं जो स्वतंत्र होती हैं, दूसरे राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं। और मूल राशियां कितनी प्रकार की हैं? टोटल देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। सात मूल राशियां हैं। तो चलिए लिखते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। चलिए बताइए। सबसे पहले बात है लंबाई की। लंबाई के बाद द्रव्यमान के बाद बच्चा, द्रव्यमान के बाद समय को ले लेते हैं, समय के बाद विद्युत धारा को ले लेते हैं, विद्युत धारा, तापमान को ले लेते हैं। अब तापमान भी बचा ही है, तापमान। उसके बाद ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं इसको। और लास्ट में आ जाएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि पदार्थ की मात्रा। तो ये हैं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, 7 मूल राशियां। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। व्युत्पन्न राशियां बहुत प्रकार की हैं। ये पूरा खेल व्युत्पन्न राशियों का ही है, तो आगे हम लोग व्युत्पन्न राशियों की बात करेंगे। अब बात करते हैं मात्रकों की। दो प्रकार की हैं आपकी भौतिक राशियां, तो मात्रक भी दो प्रकार के हो जाएंगे। एक मूल मात्रक और एक हो जाएगा व्युत्पन्न। एक मतलब इसमें बहुत सारे आएंगे, व्युत्पन्न मात्रक। मूल राशियों के मात्रकों को आप मूल मात्रक कहेंगे, व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को आप व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, आजाद होते हैं, दूसरे मात्रकों पर निर्भर नहीं करते हैं। और व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रकों से व्युत्पन्न किए जा सकते हैं। अब अगर आपके पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, 7 मूल राशियां हैं, तो 7 मूल मात्रक भी होंगे। कौन कौन से हैं बच्चा? लंबाई के लिए हो जाएगा मीटर, द्रव्यमान के लिए हो जाएगा किलोग्राम, समय के लिए हो जाएगा सेकंड यानी सेकेंड, विद्युत धारा के लिए हो जाएगा एम्पियर,
तापमान का मात्रक है केल्विन, SI मात्रक है केल्विन। कई लोग डिग्री सेल्सियस, आजीवन डिग्री सेल्सियस में ही बिता देते हैं। तापमान का SI मात्रक केल्विन है। ज्योति तीव्रता के लिए हो जाएगा कैंडेला। पदार्थ की मात्रा के लिए हो जाएगा मोल, हिंदी में लिखते हैं अभी मोल। ओके, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, मोल। और यहां पे देखिए, जब हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ते हैं, विमीय विश्लेषण पढ़ते हैं, तो यहां पर हमने इनके लिए कुछ सिंबल्स ले रखे हैं। इन्हीं सिंबल्स को आपको यूज करना है। लंबाई के लिए यूज करेंगे हम लोग कैपिटल L, अभी आप समझ जाएंगे कि कैपिटल L क्या है। द्रव्यमान के लिए हम लोग यूज करेंगे कैपिटल M। समय के लिए यूज करेंगे हम लोग कैपिटल T। विद्युत धारा के लिए यूज करेंगे हम लोग कैपिटल A। तापमान के लिए यूज करेंगे हम लोग कैपिटल K। ज्योति तीव्रता के लिए यूज करेंगे हम लोग CD, कैंडेला। पदार्थ की मात्रा के लिए हम लोग यूज करेंगे मोल, LMTAKCD, मोल। पूरा का पूरा डायमेंशनल एनालिसिस इसी पर आधारित है। देखिए, लंबाई हो मीटर हो कैपिटल L, द्रव्यमान किलोग्राम कैपिटल M, समय सेकेंड कैपिटल T, विद्युत धारा एम्पियर कैपिटल A, तापमान केल्विन कैपिटल K, ज्योति तीव्रता कैंडेला CD, एंड पदार्थ की मात्रा मोल के लिए आप MOL यूज करेंगे। तो ये तो बात हो गई मूल राशियों और मूल मात्रकों की। और अब बात करेंगे व्युत्पन्न राशियों और व्युत्पन्न मात्रकों की। चलिए एक दो उदाहरण लेते हैं, तभी चीजें क्लियर होंगी। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, कोई सा भी आप व्युत्पन्न राशि ले सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्षेत्रफल से। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बच्चा? क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो बच्चा, लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, ये सभी के सभी क्या है? लेंथ ही तो है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये तीनों के तीनों क्या है? लंबाई है। तो आप इसको लंबाई इंटू लंबाई लिख सकते हो। आप इसको लंबाई इंटू लंबाई लिख सकते हैं। यानी कि आप क्षेत्रफल को कैसे व्यक्त कर सकते हैं? आप क्षेत्रफल को लंबाई का वर्ग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और ये जो मैंने पावर लगाया है, ये जो मैंने घात लगाया है, पूरा का पूरा खेल उस घात का ही है। इस घात को आप ध्यान दीजिएगा, इस पावर को आप ध्यान दीजिएगा। ओके, तो क्षेत्रफल को आप लिख सकते हैं लंबाई का वर्ग। तो ये जो व्युत्पन्न राशि है क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल को आप इस मूल राशि लंबाई के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उचित घात लगाकर। ध्यान दीजिएगा, इस घात का शब्द जो मैं घात बोल रहा हूं, जो पावर बोल रहा हूं, पूरा फोकस आपका वही होना चाहिए कि ये जो व्युत्पन्न राशि है क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल को, इस व्युत्पन्न राशि को हम लोग इस मूल राशि के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उचित घात लगाकर। 2 का घात लगाएंगे, अगर आप लंबाई का घात लगा देंगे 2, तो आपको क्या मिलेगा? क्षेत्रफल मिलेगा। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो क्षेत्रफल है उसके मात्रक को हम लोग क्या कर सकते हैं? क्षेत्रफल के मात्रक को इस लंबाई के मात्रक पे उचित घात लगाकर प्रदर्शित कर सकते हैं। मीटर का वर्ग, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? क्षेत्रफल का मात्रक है मीटर का वर्ग। यानी 2 चीजें हैं, आप बात राशि के रूप में भी कर सकते हो, आप बात जो है वो मात्रकों के रूप में भी कर सकते हो। मैंने यहां पर आपको दोनों ही चीजें समझाई हैं कि क्षेत्रफल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्षेत्रफल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। क्षेत्रफल को लंबाई का 2 घात, लंबाई के ऊपर 2 घात लगा के लिख सकते हैं। यानी इस व्युत्पन्न राशि को इस मूल राशि के रूप में लिखा जा सकता है 2 घात लगाकर। या फिर ये जो व्युत्पन्न राशि है, इसका जो व्युत्पन्न मात्रक होगा, क्षेत्रफल का जो मात्रक होगा, उसको इस मूल मात्रक के उचित घातों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे दोनों ही चीजें क्लियर हैं कि व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों पर उचित घात लगाकर व्यक्त किया जा सकता है। पॉइंट टू बी नोटेड। हालांकि हम लोग आगे इसकी बात करेंगे। व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों के ऊपर उचित घात लगाकर प्रदर्शित किया जा सकता है। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि व्युत्पन्न राशियों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं?
मूल राशियों के ऊपर उचित घात लगाकर व्यक्त किया जा सकता है। ये पहला एग्जाम्पल था, हो सकता है समझ में ना आया हो, आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं अब चाल। चलो चाल ले लिया। चाल बराबर क्या होता है बच्चा? चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय। दूरी क्या है? दूरी भी तो लंबाई है ना बच्चा, दूरी भी तो लंबाई ही है। समय क्या है? समय एक मूल राशि है, तो समय ही रहेगा। तो आप चाल को कैसे लिख सकते हैं? आप चाल को लंबाई इंटू समय का घात -1, वैसे इसका घात 1 लिख सकते हो आप। यानी ये जो व्युत्पन्न राशि है इसको आप इन दो मूल राशियों के रूप में व्यक्त कर सकते हो इन उचित घातों का प्रयोग करके। चाल बराबर दूरी बटे समय है, तो ये इस व्युत्पन्न राशि को आप मूल राशि के रूप में कैसे व्यक्त करोगे? लंबाई के ऊपर घात 1, समय के ऊपर घात -1, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जो चाल का मात्रक होगा वो इस मूल मात्रक का पावर 1 और इसका जो मात्रक होगा उसका पावर -1 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो फिर वही चीजें हैं, फिर मैं वही चीजें दोहरा रहा हूं क्योंकि पूरा का पूरा चीज यही है कि व्युत्पन्न राशियों को मूल राशियों के ऊपर उचित घात लगाकर व्यक्त किया जा सकता है, या फिर व्युत्पन्न मात्रकों को, व्युत्पन्न मात्रक क्या होंगे? व्युत्पन्न राशियों के जो मात्रक हैं वो व्युत्पन्न मात्रक हैं। व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों के ऊपर उचित घात लगाकर व्यक्त किया जा सकता है। एक और उदाहरण लेता हूं, अगर इतना से क्लियर नहीं हुआ तो एक और उदाहरण। चलिए मैं ले लेता हूं घनत्व। घनत्व बराबर क्या होता है बच्चा? चलो बताओ भाई, घनत्व बराबर क्या होगा? घनत्व बराबर हो जाएगा द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा आयतन, ओके, द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान ही है बच्चा। आयतन को क्या लिख सकते हैं आप? आयतन बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई तो लंबाई ही है, चौड़ाई भी लंबाई ही है और ऊंचाई भी लेंथ ही है। अगर मूल राशि की बात करें तो इसको आप लिख सकते हैं लंबाई का घन। क्या लिख सकते हैं आप? लंबाई का घन। यानी कि घनत्व को आप लिख सकते हैं द्रव्यमान का घात 1 लगाकर और लंबाई का घात कितना? लंबाई का घात -3 लगाकर। द्रव्यमान का घात 1 लगाकर, लंबाई का घात -3 लगाकर घनत्व को आप, जो कि एक व्युत्पन्न राशि है, इस व्युत्पन्न राशि को मूल राशियों के रूप में इस प्रकार इस मूल राशि के रूप में व्यक्त कर सकते हो। द्रव्यमान का घात 1 है, लंबाई का घात -3 है। अगर मात्रक के रूप में व्यक्त करना है तो द्रव्यमान के लिए हो जाएगा किलोग्राम, की ग्रा लिख देता हूं, किलोग्राम। किलोग्राम का घात 1 हो जाएगा। लंबाई के लिए मीटर हो जाएगा, मीटर का घात कितना हो जाएगा? मीटर का घात -3 हो जाएगा। तो अभी तक तो पूरा दृश्य जो है आपके सामने है कि मूल राशियों को, व्युत्पन्न राशियों को मूल राशियों के ऊपर उचित घात लगाकर, मैं बार बार इस घात शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, यानी कि जरूर यहां पर कुछ रहस्य है इस घात का। पूरा खेल घात का ही है। व्युत्पन्न राशियों को मूल राशियों के ऊपर उचित घात लगाकर प्रदर्शित किया जा सकता है। चाल को मीटर का घात 1, सेकेंड का घात -1, घनत्व को द्रव्यमान का घात 1, लंबाई का घात -3, या फिर आप मात्रक को भी बोल सकते हो। इसका जो मात्रक होगा इसको आप मीटर का घात 2 लगा के दिखा सकते हो। मूल मात्रक का घात 2, चाल का मात्रक क्या होगा? मीटर का घात 1, सेकेंड का घात -1, घनत्व का घात क्या हो, घनत्व का मात्रक क्या होगा? किलोग्राम का घात 1 और मीटर का घात -3। तो क्या समझ रहे हैं आप? व्युत्पन्न राशियों को मूल राशियों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उचित घात लगाकर। क्या लगाकर? उचित घात। घात यानी कि पावर। यह शक्ति वाला पावर नहीं है, यह घातांक वाला पावर है। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि व्युत्पन्न मात्रकों को व्यक्त किया जा सकता है मूल मात्रकों के रूप में उचित घात लगाकर। यानी पूरा का पूरा खेल किसका है बच्चा? पूरा का पूरा खेल घात का है।
और अब अगर मैं आपसे सवाल करूं कि विमाएं क्या हैं, डायमेंशन क्या होता है, भौतिक राशि की विमा क्या है, फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या है, तो डायमेंशन कुछ नहीं है, डायमेंशन होता है घात, डायमेंशन होता है पावर। पावर जब भी हम लोग बोलते हैं कि इस भौतिक राशि की विमा ये है, ये है, ये है, तो हम लोग बात कर रहे हैं पावर की, हम लोग बात कर रहे हैं घात की। अब परिभाषा आपके सामने है, अब जरा ध्यान दीजिए आप। किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों के जिन जिन घातों द्वारा व्यक्त किया जाता है उन घातांकों को उस भौतिक राशि की विमाएं कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों के जिन जिन घातों द्वारा व्यक्त किया जाता है उन घातांकों को ही भौतिक राशि की विमाएं कहते हैं। या फिर आप ऐसा भी व्यक्त कर सकते हैं, किसी भौतिक राशि की विमाएं क्या है, किसी भौतिक राशि की विमाएं उन घातों, उन घातांकों को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पे चढ़ाना पड़ता है। पीछे चढ़ाया ना आपने। अगर आपको घनत्व चाहिए तो क्या करेंगे आप, किलोग्राम पे घात 1 लगाएंगे, मीटर पे घात -3 लगाएंगे। तो जब हम लोग बात करेंगे विमा की तो 1 और -3, किलोग्राम का पावर 1 और मीटर का घात -3, ये ही विमाएं कहलाएंगी। ओके, तो ये आपके पास है। किसी भी भौतिक राशि की विमाएं क्या हैं, तो हम बात करते हैं पावर्स की, हम बात करते हैं घात की, हम बात करते हैं घातांकों की। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों के ऊपर जो जो पावर हम लोग यूज करते हैं, जिन जिन घातांकों का हम लोग प्रयोग करते हैं, उसे ही उस भौतिक राशि की क्या कहेंगे, विमाएं कहेंगे। तो जब भी मैं बोलूं विमा, विमाएं, तो आपके दिमाग में आना चाहिए पावर, आपके दिमाग में आना चाहिए पावर, आपके दिमाग में आना चाहिए घात, आपके दिमाग में आना चाहिए घातांक। ओहो, ये नहीं आना चाहिए। तो किसी भी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों के जिन जिन घातों द्वारा, याद रखिएगा, घातों द्वारा व्यक्त किया जाता है उन घातांकों को क्या कहेंगे, भौतिक राशि की विमाएं कहेंगे। किसी भौतिक राशि की विमाएं उन घातांकों को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पे चढ़ाना पड़ता है। घनत्व को व्यक्त करने के लिए किलोग्राम पे घात 1 लगाना पड़ेगा, मीटर पे घात -3 लगाना पड़ेगा। चाल को व्यक्त करने के लिए लंबाई पे घात 1 लगाना पड़ेगा, समय पे घात -1 लगाना पड़ेगा। क्षेत्रफल को व्यक्त करने के लिए मीटर पे लंबाई पे घात 2 लगाना पड़ेगा। और ये चीज मात्रकों के लिए भी है। और अब देखिए, आप व्युत्पन्न राशियों को मूल राशियों के रूप में व्यक्त करते हो तो वहां पे आप जो जो घात लगाओगे उन घातांकों को ही आप उस भौतिक राशि की विमा कहोगे। अगर मैं बात करूं कि मूल राशियों की विमाएं क्या है, तो मूल राशि में लंबाई में क्या आ जाएगा, लंबाई में केवल 1 L आएगा, 1 लेंथ आएगा, द्रव्यमान में केवल 1 M है, समय में केवल 1 T है, विद्युत धारा में कैपिटल 1 A है, तापमान में कैपिटल K है, ज्योति तीव्रता में कैंडेला 1 CD है, पदार्थ की मात्रा मोल है। तो हम लोग बोलेंगे कि मूल राशियों की विमाएं क्या है, तो लंबाई की विमा हम लोग L लेके चलेंगे, लंबाई की विमा L लेके चलेंगे, द्रव्यमान की विमा M लेके चलेंगे, समय की विमा T लेके चलेंगे, विद्युत धारा की विमा कैपिटल A लेके चलेंगे, तापमान की विमा कैपिटल K लेके चलेंगे, ज्योति तीव्रता की विमा CD लेके चलेंगे, पदार्थ की मात्रा हम लोग उसकी विमा मोल लेके चलेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया विमाएं। डायमेंशन क्या है, तो डायमेंशन आर द पावर। डायमेंशन, विमा क्या है, विमा घात है। बस ऐसे याद रखिए, विमा क्या है, विमा घात है, विमा क्या है, विमा घात है। और अब देखिए विमीय सूत्र क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। तो अगर आप विमाएं समझ गए हैं तो आपको डायमेंशनल फॉर्मूला समझने में कोई दिक्कत होना ही नहीं है। डायमेंशनल फॉर्मूला किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को, किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों से संबंध प्रदर्शित करने वाले व्यंजक या फॉर्मूले या सूत्र को उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों में व्यक्त करने के लिए जो फॉर्मूला आप लिखेंगे, ऑब्वियस ही बात है, आप घात लगाएंगे, मूल मात्रकों पे आप घात लगाएंगे, जो घात लगाएंगे वो विमा है। और जो पूरा का पूरा जो एक एक्सप्रेशन बनेगा, जो पूरा का पूरा एक व्यंजक बनेगा, उसे आप विमीय सूत्र कहेंगे।
वास्तव में क्या है, विमीय सूत्र यह प्रदर्शित करता है कि, क्या दिखाता है विमीय सूत्र, कि भौतिक राशि के मात्रक में कौन कौन से मूल मात्रक हैं। पहली बात तो ये कौन कौन से मूल मात्रक हैं और किन घातों के साथ हैं। विमीय सूत्र क्या क्या दिखाएगा कि आपका जो भौतिक राशि है, जो व्युत्पन्न भौतिक राशि है, उसमें कौन कौन से मूल मात्रक हैं और उनमें कौन कौन से घात हैं। विमा को हम लोग विमीय सूत्र को कैसे लिखेंगे, विमीय सूत्र को सदैव बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है, ये आगे हम लोग सीखेंगे। अच्छा, इसी चीज को हमने यहाँ तो हमने मात्रक के रूप में परिभाषित किया है, यहाँ पे हम लोग भौतिक राशि के रूप में भी परिभाषित कर देते हैं। किसी भौतिक राशि की विमाएं उन घातों को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पे चढ़ाना पड़ता है। अच्छा, ये तो विमाएं ही हो गया। अच्छा, सॉरी, ये तो विमाएं ही हो गया, इसका यहाँ कोई काम नहीं है, ये तो विमाएं ही हो गया। ओके, विमीय सूत्र देखिए, यह है विमीय सूत्र जिसको आपने बोला है कि व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों से संबंध प्रदर्शित करने वाले व्यंजक को उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र कहते हैं। ओके, तो विमीय सूत्र क्या दिखाता है, विमीय सूत्र ये दिखाता है कि जो भौतिक राशि है आपके पास, उस भौतिक राशि के मात्रक में कौन कौन से मूल मात्रक हैं और किन किन घातों के साथ हैं। या फिर आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र यह दिखाता है कि उस भौतिक राशि को मूल राशि के रूप में किन किन घातों के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। ये जो फॉर्मूला बनेगा, जो एक्सप्रेशन बनेगा, उसको हम लोग बात कर रहे हैं। चलिए अब मैं एग्जांपल से समझाऊंगा तो ये चीजें क्लियर होंगी। एग्जांपल ही आपको आपकी चीजें, आपकी दुविधा को दूर कर सकता है। आप ये सब चीजें पहली बार पढ़ रहे हैं, पहली बार में ये सब चीजें अटपटा लगता है। कोई भी चीज आप पहली बार पढ़ेंगे, जीवन में पहली बार सुनेंगे तो अटपटा तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। करत करत अभ्यास जन्मत होत सुजान, रसरी आवत जात सिल पे परत निशान। पढ़ा है ना? अरे ये दोहा नहीं पढ़ा क्या? बार बार अभ्यास करोगे तो आपका जो जड़ है वो खत्म हो जाएगा। चलिए आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं कि विमीय सूत्र क्या है। चलिए इस सफर पर चलते हैं। चलिए समझते हैं कि विमीय सूत्र क्या है। मैं बात कर रहा हूं एक व्युत्पन्न राशि क्षेत्रफल की। ओके, तो क्षेत्रफल बराबर क्या लिखते हैं आप? क्षेत्रफल बराबर आप लिखते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई। तो बच्चा ध्यान रखिए, लंबाई भी क्या है? लंबाई भी कैपिटल एल ही होगा, चौड़ाई भी कैपिटल एल ही होगा। एल का घात 1, एल का घात 1। ओके, अब देखिए, यानी कि क्षेत्रफल में लंबाई की 2 विमा हो जाएगी। क्षेत्रफल में लंबाई की 2 विमा, एल का बराबर 2 होगा। और अब पूरा रूल समझाता हूं आपको। जब आप किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र लिखेंगे तो किस में लिखना है आपको? कोष्ठक में लिखना है, बड़े वाले कोष्ठक में लिखना है। ओके, और जो भौतिक राशियां नहीं है, जो मूल राशि वहां पे नहीं है, उस पे आपको 0 लगाना है। तो अभी हम लोग मैकेनिक्स पढ़ेंगे, तो मैकेनिक्स में आपका MLT से काम हो जाएगा। तो मोस्टली हम लोग क्या लेके चलेंगे कि भाई M तो यहाँ पे है नहीं, तो M का घात 0 हो जाएगा। T तो यहाँ है नहीं, तो T का घात 0 हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला बन गया है M0 L² T0, ये कहलाता है क्षेत्रफल का विमीय सूत्र, जो क्या बता रहा है? क्षेत्रफल को, यानी कि ये जो व्युत्पन्न राशि है उसको मूल राशि से संबंधित कर रहा है और बता रहा है कि उसमें मूल राशि कितनी बार है। इसमें लंबाई जो मूल राशि है कितनी बार है? 2 बार है। द्रव्यमान उसमें होता नहीं है, समय उसमें होता नहीं है। तो M का विमा 0 है, L का विमा 2 है, T का विमा 0 है। क्लियर है ये? और एग्जाम्पल समझिए आप, तब आप समझ पाएंगे। क्षेत्रफल के बाद हम लोग आ जाते हैं, चलिए आयतन तो उसके जैसा ही है, घनत्व ले लेते हैं। घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। और ये याद रखिए कि अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपको विमीय सूत्र याद रखने में दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो द्रव्यमान के लिए आप कैपिटल M लिखेंगे, आयतन के लिए आप L³ लिखेंगे ना बच्चा। लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो लंबाई के लिए भी L, चौड़ाई के लिए भी L, ऊंचाई के लिए भी L, तो L का क्यूब हो जाएगा।
तो इसको आप क्या लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे भाई m का पावर 1 है, l का पावर 3 है, और समय तो होता नहीं है तो समय 0 हो जाएगा। और नियम से आपको क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर लिखना है। विमीय सूत्र को, किसी भी भौतिक राशि के विमीय सूत्र को बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो अब ले लेते हैं चाल। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी सही जाए ना सहनी पड़ेगी। अगर जीवन में आगे जाना है तो तकलीफ सहना पड़ेगा, जुदाई सहना पड़ेगा, किसी से भी हो। माता पिता से दूर जाना पड़ सकता है और किसी चाहने वाले से भी दूर जाना पड़ सकता है, लेकिन तकलीफ तो सहना ही पड़ेगा अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो। दूरी के लिए, दूरी लंबाई है तो उसके लिए आप L लिखेंगे, समय के लिए कैपिटल T लिखेंगे। तो इसका विमीय सूत्र, द्रव्यमान तो इसमें है नहीं तो m 0 हो जाएगा, L का पावर 1 हो जाएगा, T का पावर 1 हो जाएगा। ये विमीय सूत्र लिख रहा हूं मैं। तो चाल के लिए विमीय सूत्र हो जाएगा m का घात 0, L का पावर 1, T का पावर 1। तो अगर मैं बोलूं कि चाल का विमीय सूत्र क्या है तो आप बोलेंगे m0 L1 T1। हालांकि सिंपली आप इसको क्या बोल सकते हैं, हाँ गलती हो गई है, ये नीचे था ना बच्चा तो -1 होगा ना। आप लोग गलती का वेट करते हो ना कि मास्टर गलती करे, मास्टर गलती करे और हम पटाख से हंसे उसके ऊपर, कोई बात नहीं। तो m0 L1 T-1, तो इस 1 को नहीं बोलोगे चलेगा, m0 LT -1। ओके, चाल के बाद हम लोग आ जाते हैं त्वरण पर। कुछ महत्वपूर्ण भौतिक राशियों का विमीय सूत्र मैं यहां पे लिख रहा हूं। आपको बुक में बहुत सारी भौतिक राशियां मिलेंगी, बहुत सारी मतलब बहुत सारी। आप चाहें तो उन सभी को याद कर सकते हैं, लेकिन बेसिक चीजें तो आपको याद करनी ही पड़ेंगी जो इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आप फॉर्मूला भी याद कर लेते हैं तो आप उस फॉर्मूले से उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो त्वरण के लिए क्या हो जाएगा, त्वरण बराबर होता है चाल बट्टा समय। चाल बट्टा समय, तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पे आप चाल को फिर से दूरी बटा समय लिख सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे चाल का विमीय सूत्र लिख सकते हैं m0 LT -1 डिवाइडेड बाई समय के लिए t। तो ये हो जाएगा m का 0 LT -2। इसको चाहो तो आप 1 लिख दो, हालांकि इस 1 को लिखने कोई मतलब तो है नहीं। तो क्या हो जाएगा m0 LT -2। त्वरण का विमीय सूत्र हो गया m0 LT -2। अब ले लेते हैं बल। बल बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, बल बराबर होता है F = m × A, यानी कि द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान के लिए आप कैपिटल M लिखोगे, त्वरण के लिए आप पूरी इस प्रक्रिया को दोहरा सकते हो, या फिर अगर आपको त्वरण का विमीय सूत्र याद है तो डायरेक्ट आप रख सकते हो m0 L1 T-2। ओके, तो m का पावर 0 है, m का पावर यहाँ पे 1 है, तो ये क्या हो जाएगा m का पावर 1, L का पावर 1, T का पावर -2। ये पूरा नियम से ब्रैकेट के अंदर। तो बल का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा mLT -2। इस 1 का कोई मतलब नहीं है, आप 1 को बार बार बोलोगे नहीं। mLT -2, mLT -2। बल का बोलिए, बल का विमीय सूत्र कितना हो जाएगा, बल का विमीय सूत्र, बल का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा mLT -2, mLT -2, mLT -2। बल के बाद चलते हैं कार्य की तरफ। कार्य बराबर क्या होता है बच्चा, कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। अब अगर आपको बल का विमीय सूत्र याद नहीं है तो आप बल का विमीय सूत्र निकालेंगे। बल बराबर क्या लिखेंगे, द्रव्यमान इंटू त्वरण। त्वरण का याद नहीं है तो क्या लिखेंगे आप, त्वरण बराबर लिखेंगे चाल बटा समय। चाल का याद नहीं है तो क्या लिखेंगे आप, दूरी बटा समय। समय बहुत लग जाएगा, इतना समय किसी के पास नहीं होता, और आप एग्जाम की बात कर रहे हो, इतना वक्त तो मिलेगा ही नहीं। इसीलिए आपको भरसक प्रयास करना है कि ज्यादा से ज्यादा विमीय सूत्रों को आप याद कर लो। जितना ज्यादा आप विमीय सूत्र याद कर लोगे, आपका जो समय है उतना ही कम खपत होगा। तो बल का विमीय सूत्र अभी हमने क्या लिखा है, बल का विमीय सूत्र लिखा है हमने mLT -2, और विस्थापन भी लंबाई है तो इसको आप L लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा mL2 T -2। mL2 T -2
कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, कार्य का विमीय सूत्र हो जाएगा mL2T-2। कार्य का भी वही है, ऊर्जा का भी वही है। ओके, कार्य और ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, तो कार्य का ऊर्जा का विमीय सूत्र समान है। अब ऊष्मीय ऊर्जा हो या कोई सा भी ऊर्जा हो या रासायनिक ऊर्जा हो, ऊर्जा कोई सा भी हो, उसका विमीय सूत्र हो जाएगा mL2T-2। अब बात करते हैं हम लोग दाब की। दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? mLT-2 डिवाइडेड बाई, क्षेत्रफल के लिए क्या लिखेंगे आप? L का स्क्वायर लिखेंगे, A का स्क्वायर मत लिख देना। क्षेत्रफल का सिंबल A है, लेकिन उसका विमीय सूत्र क्या है? इसका विमीय सूत्र है m0L2T0। अब आप सॉल्व कर लीजिए तो ये मिलेगा आपको, m का घात 1 है, L का घात -1 हो जाएगा, T का घात -2 हो जाएगा। तो दाब बराबर हो जाएगा mL-1T-2। mL-1T-2, ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है, ये पूरा का पूरा जो फॉर्मूला है, ये विमीय सूत्र कहलाएगा। दाब का विमीय सूत्र क्या होगा? mL-1T-2 होगा। लेकिन यहां पे ये जो घात है, ये घात, ये घात और ये घात, इन घातांकों को आप क्या बोलेंगे? ये है द्रव्यमान की विमा, ये है लंबाई की विमा और ये समय की विमा। तो दाब में द्रव्यमान की विमा कितनी है? 1 है। लंबाई की विमा कितनी है? -1 है। समय की विमा कितनी है? -2 है। घातांकों को, घात को विमा कहते हैं और ये पूरा जो एक्सप्रेशन है इसे विमीय सूत्र कहते हैं। शक्ति पे आ जाते हैं हम लोग। शक्ति, पावर, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। कार्य बराबर शक्ति बराबर कार्य बटा समय। तो अगर आपको कार्य का विमीय सूत्र नहीं है तो ये पूरा प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। जरूरी है कि आप याद कर लें, mL2T-2 डिवाइडेड बाई, समय के लिए कैपिटल T हो जाएगा, या पूरा लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? कैपिटल T ही लिख दो यार। ओके, सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा mL2T-3। mL2T-3, शक्ति बराबर कार्य बटा समय। mL2T-2 कार्य का विमीय सूत्र है, समय के लिए कैपिटल T लिखेंगे आप, mL2T-3। mL2T-3। चलिए एक और ले लेते हैं, संवेग ले लेते हैं। संवेग बराबर क्या होता है? m इंटू वी, द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान के लिए कैपिटल M लिखेंगे, वेग के लिए LT-1 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा mLT-1। mLT-1। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं, किसी भी भौतिक राशि का फॉर्मूला याद है, तो आराम से आप उसका विमीय सूत्र लिख सकते हो। लेकिन अगर आप सभी भौतिक राशियों के विमीय सूत्र को एग्जाम में निकालने जाओगे तो बच्चा विमीय सूत्र निकालते रह जाओगे। तो आपको भाषा कोशिश करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा भौतिक राशियों का विमीय सूत्र याद कर लेना है, और बिना विमीय सूत्र के ये वाला जो टॉपिक है विमीय विश्लेषण आप कर ही नहीं पाओगे, कर ही नहीं सकते। बिना डायमेंशनल फॉर्मूला के आप हिल भी नहीं पाओगे, आप कलम तक नहीं उठा पाओगे। तो विमीय सूत्र आपको याद करना है। भाषा प्यार करिए कि प्रयास करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा विमीय सूत्र आप याद कर लेवें। चलिए अब हम लोग बात कर, कुछ भौतिक राशियों के विमीय सूत्र को मैंने यहाँ लिख दिया है। कुछ इंपॉर्टेंट भौतिक राशियों के विमीय सूत्र हैं और कुछ आपको क्वेश्चन करते करते समझ में आ जाएंगे कि कौन कौन से भौतिक राशियों की विमा याद होनी चाहिए, और एक्स्ट्रा आप अपने साथ कुछ भौतिक राशियों को लेकर चलोगे। अब देखिए विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग क्या क्या हैं। विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस से हम लोग क्या क्या चीजें करने वाले हैं? भौतिक समीकरणों के शुद्धता की जांच करेंगे। कोई फिजिकल इक्वेशन होगा, कोई भौतिक समीकरण होगा, तो हम लोग ये जांच करेंगे उसकी कि वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, विमीय रूप से वो भौतिक समीकरण सत्य है कि नहीं। तो भौतिक समीकरणों के शुद्धता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। पहला चीज ये करेंगे जो इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं। विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना।
आपको कंडीशंस दिया होगा कि ये भौतिक राशि ये एक चीज इन चीजों पर निर्भर कर रही है, तो वहां पे आपको उन भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये इसको अगले लेक्चर में करेंगे। एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में परिवर्तित करना, ये भी हम लोग करेंगे। एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रक में चेंज करेंगे, बदलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में जैसा दिया होगा, जो दिया होगा, जो कंडीशन दिया होगा, वो आप अभी जानते हैं कि सीजीएस होता है, एसआई होता है, एमकेएस होता है, एफपीएस होता है। हो सकता है क्वेश्चन कुछ नया अपना एक मापन की पद्धति बना दे और बोले भाई इसको इसमें बदलो या इसको इसमें बदलो। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है, आपको तरीका सीखना है बच्चा कि सवाल हल कैसे करना है। ओके, तो ये चीजें आप करने वाले हैं विमीय विश्लेषण से, डायमेंशनल एनालिसिस से। भौतिक समीकरणों के शुद्धता की जांच करेंगे, विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करेंगे और एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में परिवर्तित करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे? इन सभी के सभी में एक सिद्धांत आपके काम आएगा, प्रिंसिपल ऑफ, कुछ यहां पे गायब है और गायब को मैं पहले लिख दूं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, होमोजेनिटी NEITY। ये आपका हथियार होगा जब भी आप डायमेंशनल एनालिसिस से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो ये आपका हथियार है, सबसे बड़ा हथियार। इसके बिना विमीय विश्लेषण का कोई मतलब नहीं है। डायमेंशनल एनालिसिस, विमीय समांगता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, विमीय समांगता का सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत ध्यान से सुनिए, पढ़िए यहां पे क्या कहता है। विमीय समांगता का सिद्धांत क्या कह रहा है, पढ़िए यहां पर और समझने की कोशिश करिए। किसी शुद्ध भौतिक समीकरण में, अगर कोई भौतिक समीकरण सत्य है तो किसी शुद्ध भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों के प्रत्येक पद की विमाएं समान होती हैं। कोई भी भौतिक समीकरण है, कोई भी एक फिजिकल इक्वेशन है, अगर वो शुद्ध है तो उस भौतिक समीकरण के दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, जितने भी पद होंगे प्रत्येक पदों की विमाएं क्या होंगी? प्रत्येक पदों की विमाएं समान होंगी। जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगी इस साइड में और इस साइड में, जितने भी मूल राशियां होंगी इस साइड में और इस साइड में, उनकी विमाएं क्या होंगी? समान होंगी। मान लीजिए आपके पास कोई भौतिक समीकरण है, उसके इस साइड में लंबाई है और कोई, चलो क्वेश्चन में ज्यादा समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी समझ लीजिए कि कोई भी एक भौतिक समीकरण है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भौतिक राशियां हैं, मूल राशियां हैं, और राइट हैंड साइड में कुछ मूल राशियां हैं। तो इधर जो राशियां होंगी, इधर जो भौतिक मूल राशियां होंगी, इधर जो मूल राशियां होंगी, इन सभी का पावर सेम होना चाहिए, विमाएं समान होना चाहिए। विमाओं को ही तो आप पावर, घातांकों को ही तो आप क्या बोलेंगे? घातांकों को ही तो पावर कहा जाता है ना। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसी भी भौतिक, चलो एग्जांपल से समझा देता हूं यार आपको। जैसे कि चलिए मैं एग्जांपल लेता हूं गति का पहला समीकरण, क्योंकि बिना एग्जांपल के बोलोगे सर हवा में बांट करके चले गए, अरे यार ये कैसे निकल गया। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, NEIH, होमो GENEITY, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। चलिए गति का मैं पहला समीकरण ले लेता हूं, V = U + AT। ये आपको मालूम है कि एकदम सत्य समीकरण है। अभी मैं ये नहीं बोला हूं कि सत्य कीजिए, मैं आपको बता रहा हूं कि ये सत्य है। तो आप देखिएगा अभी वेग का विमीय सूत्र क्या होगा? वेग का विमीय सूत्र होगा m का घात 0 है, l का घात 1 है, t का घात -1 है। इसको आप ऐसे लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर। u है, u भी तो वेग है ना बच्चा, ये अंतिम वेग है, ये प्रारंभिक वेग है, लेकिन है तो वेग ना। तो इसका भी विमीय सूत्र क्या होगा? उतना ही होगा, ठीक है। प्लस a के लिए विमीय सूत्र कितना है? a का विमीय सूत्र है m0LT-2। इसलिए बोल रहे हैं बिना विमीय सूत्र के आप कुछ भी नहीं कर सकते। t के लिए क्या लिखेंगे आप? m0 है, l0 है, कैपिटल T है। तो अब आप सॉल्व करिए। इधर m का पावर 0 है, l का पावर 1 है, t का पावर -1 है, ओके, इज इक्वल टू m0 है, l1 है, t -1 है, ओके, प्लस m0 तो m0 ही होगा, l0 + 1 तो ml1 हो जाएगा, t का घात -2
+1 -1 हो जाएगा। अब देख लीजिए भौतिक समीकरण के दोनों ओर, देखिए ये जो प्लस है ना, तो इसको अलग अलग पढ़ लेना है, इनको आप कुछ नहीं कर पाओगे। अब अगर प्लस के रूप में, अगर ये गुणा के रूप में होता है तो पावर को आप प्लस या माइनस करते, अगर भाग के रूप में होता तो माइनस करते। अगर ये दोनों गुणा के रूप में होता, जैसे यहाँ पे दोनों गुणा के रूप में था तो मैंने पावर को प्लस किया था, लेकिन अगर ये प्लस के रूप में है या माइनस के रूप में होगा तो ये एक अलग पद हो गया, ये अलग पद हो गया। तो देखिए यहाँ पे m का पावर 0 है, m का पावर 0 है, m का पावर 0 है, l का पावर 1 है, l का पावर 1 है, l का पावर 1 है, t का पावर -1 है, t का पावर -1 है, t का पावर -1 है। तो देखिए जो पावर इधर को है वही पावर इधर को भी है, यानी कि यही है आपका विमीय समांगता का सिद्धांत। किसी भी भौतिक समय, शुद्ध भौतिक समीकरण, मैंने बोला कि ये भौतिक समीकरण शुद्ध है, मैंने ये नहीं बोला कि आप सिद्ध कीजिए कि शुद्ध है, सत्य है। मैं अभी बोल रहा हूं कि ये जो भौतिक समीकरण है, गड्डी का पहला समीकरण, वो सत्य है। तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि विमीय समांगता सिद्धांत का मतलब क्या है। किसी भी शुद्ध भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों में क्या होता है, प्रत्येक पद की विमाएं समान होती हैं, प्रत्येक पद की विमाएं समान होती हैं। क्लियर है ये? तो चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो पहला एप्लीकेशन है, भौतिक समीकरणों के सत्यता की जांच करना, शुद्धता की जांच करना। चलिए करते हैं बच्चा, बहुत ही आसान है ये। निम्नलिखित समीकरण पर विचार कीजिए। इस वाले समीकरण पे आपको विचार करना है बच्चा। 1/2 mv² = mgh। m वस्तु का द्रव्यमान है, v वेग है, g गुरुत्वीय त्वरण है, h ऊंचाई है। जांच कीजिए कि क्या यह समीकरण विमीय दृष्टि से सही है, सत्य है कि नहीं है। चलिए सिद्ध कर लेते हैं सत्य है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो यह करना है कि जो जो भौतिक राशि दी जाती है उन सभी भौतिक राशि के विमीय सूत्र को आपको लिख लेना है। जैसे कि द्रव्यमान हो गया बच्चा, द्रव्यमान के लिए आप क्या लिखेंगे, केवल कैपिटल M लिखेंगे। और क्या, वेग के लिए क्या लिखेंगे आप, वेग के लिए आप लिखेंगे m0L/t-1। यही तो होता है ना विमीय सूत्र, ये तो द्रव्यमान के लिए हो गया। जी गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण हो या कोई सा भी त्वरण हो, है तो त्वरण ना, है तो त्वरण। त्वरण के लिए क्या होगा, m0L/t-2 हो जाएगा। h क्या है बच्चा, ऊंचाई, ऊंचाई तो हाइट है ना, तो L हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया द्रव्यमान, ये हो गया वेग, ये हो गया g और ये हो गया h। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो जो भौतिक राशि है आपके समीकरण में उन सभी के विमीय सूत्र को, उन सभी के डायमेंशनल फॉर्मूले को ऐसे लिख लेना है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद समीकरण में आपको समीकरण क्या दिया है, 1/2 mv² = mgh। ये तो विमाहीन है, 1/2, इसकी कोई विमा थोड़ी होती है, इसको हटाइए आप। अब बाकी जो भौतिक राशियां हैं, जो भौतिक राशि जहां पर है वहां पर उसके विमीय सूत्र को रखा जाता है। m के जगह पे क्या रखेंगे आप, कैपिटल M रखेंगे बच्चा। v के जगह पे क्या रखेंगे आप, v के जगह पे रखेंगे आप m का 0L/t-1 और इसका घात है स्क्वायर। वो इक्वेशन में है तो आप रखेंगे। m के लिए आप स्मॉल m के जगह कैपिटल M रख देंगे। g के लिए क्या रखेंगे आप, m0L/t-2 रख देंगे। h के लिए ऊंचाई है तो आप कैपिटल L रख देंगे। चलिए भाई, ये गुणा के रूप में है, m का पावर 1 है, m का पावर 0 है, तो m का पावर कितना हो जाएगा बच्चा, m का पावर 1 हो जाएगा। गुणा में होता है तो घातांक जुड़ जाते हैं, भाग में होता है तो घातांक माइनस होते हैं। तो 1 + 0 1 आ जाएगा। l तो अकेला 1 है, लेकिन एक गलती हो रही है मेरे से, एक गलती मैं कर रहा हूं कि यार ये स्क्वायर भी तो है, पहले उस स्क्वायर का इंटू कर लो, पहले से स्क्वायर का इंटू कर लो। तो ये m को आप रहने दीजिए अभी एज इट इज, m का स्क्वायर होगा तो m 0 ही रहेगा, ये l का स्क्वायर हो जाएगा, ये t का पावर -2 हो जाएगा =। इधर का प्लस कर सकते हैं, m का पावर 1 है तो m का पावर 1 + 0, तो m का पावर 1,
L का पावर 1 L का पावर 2 हो जाएगा और T का पावर -2 हो जाएगा। राइट हैंड साइड में M का पावर 1 है, L का पावर 2 है, T का पावर -2 है। अगर ये भौतिक राशि विमीय दृष्टि से सत्य होनी है या सही है तो दोनों साइड में, अगर राइट हैंड साइड में M का पावर 1 है, L का पावर 2 है, T का पावर -2 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी वही होना चाहिए। देखिए, चलिए देखते हैं होता है कि नहीं। M का पावर 1 है तो ये हो जाएगा M का पावर 1 1 + 0 1, L का पावर 2, T का पावर -2, और इधर भी वही है, M का पावर 1 L का 2 T का पावर -2। तो दिया हुआ भौतिक समीकरण क्या हो जाएगा? दिया गया भौतिक समीकरण विमीय दृष्टि से सत्य है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो जो राशियां हैं, जो जो मूल राशियां हैं, उन सभी के घातांक क्या हैं? बराबर हैं। इसको घातांक मत बोलिए, आप पढ़े लिखे लोग हैं, विमाएं बोलिए, उनकी विमाएं समान हैं। तो अगर दोनों पक्षों में प्रत्येक पद की विमाएं समान हैं तो भौतिक समीकरण क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। बहुत ही आसान था। ओहो, कहां गया सवाल? ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए होमवर्क है बच्चा, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए होमवर्क है। समीकरण कैपिटल T = 2 पाई √L/G, इसके शुद्धता की जांच करनी है। कैपिटल T क्या है? आवर्त काल है। कैपिटल T क्या है बच्चा? आवर्त काल है, लेकिन है तो काल ही ना, है तो समय ही। तो क्या हो जाएगा इसका मात्रक, सॉरी इसका विमा कैपिटल T हो जाएगा। ओके, 2 पाई विमाहीन है, 2 का कोई विमा नहीं है, पाई का कोई विमा नहीं है, ये विमाहीन है। L लंबाई है बच्चा, L क्या है? लिखा है प्रभावकारी लंबाई, लेकिन है तो लंबाई ना, लेकिन है तो लंबाई, तो इसका विमा कैपिटल L हो जाएगा। और उसके बाद G है, गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण, तो क्या हो जाएगा? m0 L/T-2। अब कुछ निकलना है, जहां पे जो भौतिक राशि है उसके विमा को रख दीजिए, इधर रख देंगे आप, तो m तो है नहीं इधर, L तो है नहीं इधर, कैपिटल T है बस। 2 पाई विमाहीन राशि है, उसकी कोई विमा नहीं है, √, L के लिए क्या रखेंगे आप? m है नहीं, L 1 है, T है नहीं। नीचे क्या रखेंगे आप? M का पावर 0 है, L का पावर 1 है, T का पावर -2 है। चलिए काट दीजिए, वैसे भी m0 है, m0 है, कोई मतलब ही नहीं है। L का पावर 1 है, L का पावर 1 है, ये और ये खत्म हो गया। T का पावर 0 है, T का पावर -2 है, ऊपर जाके T का घात 2 हो जाएगा और रूट से बाहर आएगा तो देखिए m0 L0 T आ जाएगा, और इधर तो ऑलरेडी वही है, m0 L0 T है। देख लीजिए आपका दिया हुआ समीकरण क्या होगा? विमीय दृष्टि से सत्य होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। m का घात 0, m का घात 0, L का घात 0, L का घात 0, T का पावर 1, T का पावर 1। तो ऐसे आपको विमीय विधि से भौतिक समीकरण के सत्यता की जांच करनी है। ओके, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। हम लोग मिलेंगे अभी इसी टॉपिक के नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अलविदा।